हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग एक अर्थव्यवस्था का चैप्टर है, यानी इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, यानी करेंसी एंड बैंकिंग से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। कह रहा है कि मुद्रा यानी पैसा जो है तो स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दिया। तो यह परिभाषा दी है क्रोउमर। किसने दिया? क्रोउमर ने दिया। किसने दिया? क्रोउमर। दूसरा कह रहा है कि ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो यह है मुद्रा के प्रचलन से। किससे है? मुद्रा के प्रचलन से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी मुद्रा का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो मूल्य स्थिरीकरण यह मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी मूल्य का स्थिरीकरण करना यह मुद्रा का कार्य नहीं है। लेकिन मुद्रा का कार्य क्या क्या है? तो मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। आगे कह रहा है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है। कह रहा है कि ऐसा मुद्रा जो शीघ्र पलायन कर जाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं गर्म मुद्रा। क्या बोलते हैं? गर्म मुद्रा, यानी हॉट मनी बोलते हैं। कहले कि हवाला क्या है। हवाला क्या है? तो देखिएगा, तो हवाला जो है ना, हवाला तो हवाला एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। हवाला क्या होता है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को क्या बोलते हैं? हवाला बोलते हैं। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है, यानी हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है, देखिएगा। तो हार्ड करेंसी जो है ना, तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। बताइए, कह रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, यानी कहने का मतलब है कि मांग ज्यादा है लेकिन वह उपलब्ध कम है, उसको बोलते हैं हार्ड करेंसी। क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी। अगला कह रहा है कि सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य क्या है, यानी सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो कह रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक है। बताइए, सॉफ्ट मतलब मुलायम, कहने का मतलब है कि मांग कम है और वह ज्यादा क्या हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। यानी हार्ड करेंसी का उल्टा है सॉफ्ट करेंसी। आगे कह रहा है कि सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है। सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है। तो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। कि सस्ती मुद्रा क्या है? तो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से क्या हो जाना, उपलब्ध हो जाना, सस्ती मुद्रा कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है, यानी सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो ब्याज की दर कम, ब्याज की दर कम, वही क्या कहता है, सस्ती मुद्रा कहलाता है। क्या कहता है? सस्ती मुद्रा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, यानी कह रहा है कि वह मुद्रा जो शीघ्र विदेश में क्या होता है, तो हस्तांतरण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सुलभ मुद्रा। क्या बोलते हैं? सुलभ मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। तो दुर्लभ मुद्रा जो है ना, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, नाम से स्पष्ट है, ऐसी मुद्रा जो आसानी से नहीं मिले, आसानी से सुलभ ना हो, उसे बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है, यानी कह रहा है कि कौन से ऐसा देश है, कौन कौन से ऐसे देश होते हैं जिसकी मुद्रा एकदम होती है हार्ड करेंसी होती है। तो वह आपका विकसित देश, यानी विकसित देश का मुद्रा क्या है, तो बहुत ही हार्ड होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं विधि ग्राह्य मुद्रा। क्या बोलते हैं? विधि ग्राह्य मुद्रा। अगला कह रहा है कि भारत की विधि ग्राह्य मुद्रा क्या है। तो भारत की विधि ग्राह्य मुद्रा जो है वह रुपया है। इसे हम जानते हैं कि हम लोग का मुद्रा क्या है, रुपया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, आगे कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, सही कथन है, इसमें से पहचाना कि कौन कौन से सही कथन है। देखिएगा,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 2 4। अब देखते हैं कि 1 2 4 क्या है। कह रहा है कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। अभी बताया है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार कथी रहता है, ज्यादा रहता है। यानी कहने का मतलब है कि सामान कम है और उसका मांग ज्यादा है, उसको बोलेंगे हार्ड करेंसी। और वही मतलब सॉफ्ट करेंसी में क्या था कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार कथी होती है, तो कम होती है। सामान ज्यादा है, मांग कम है। उसके बाद 4 में कह रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर और नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विमुद्रीकरण। क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण। जैसे में सरकार क्या कर दिया था, यानी जो 2000 के नोट था उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके जगह पर 500 के नोट लाया, 200 के, 100 का। यानी कहने का मतलब है कि सरकार जो है ना पुरानी मुद्रा को क्या करती है, समाप्त कर देती है और फिर से नया मुद्रा चलाती है। उसी को बोलते हैं विमुद्रीकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है। यानी मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है, तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। कह रहा है कि माल एवं सेवाओं की पूर्ति में, यानी माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा प्रसार जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन के बारे में असत्य है उसे चिन्हित करना है। जैसे हम जानते हैं कि मुद्रा जो होता है यानी महंगाई जब बढ़ जाएगा उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी मुद्रा स्फीति उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन के बारे में कौन सा असत्य कथन है, इसी के बारे में हम लोग को चुनना है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु इस समूह की कीमत में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर होता है। यह गलत है। यही क्या है आपका, गलत है। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसमें से देखिएगा, भारत में मुद्रा प्रसार की दर गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। यह बिल्कुल सही है। मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुएं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। यह भी सही है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं होता है। ये भी सही है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रक में सहायक नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में सहायक नहीं है, तो मुद्रा बाजार नीति, मुक्त बाजार नीति। यानी मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक कौन नहीं है, तो मुक्त बाजार नीति। आगे कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कि वह व्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्यन गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा स्फीति। यानी कहने का मतलब है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत ज्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि महंगाई बढ़ जाता है तो पैसा का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मुद्रा स्फीति, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। करे कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। यानी कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में एक स्थिति आता है जिसमें मुद्रास्फीति हो जाता है, यानी महंगाई भी हो जाता है लेकिन उसके साथ साथ मंदी भी हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 22 नंबर, कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है, सस्ता की महंगा। तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं जो होती है वह महंगी हो जाती है। आगे देखिए, लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कैसा होती है, तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया जो है वह होती है आपका मुद्रास्फीति। क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति। यानी महंगाई बढ़ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। आगे कह रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। देखिएगा, इसी को बोलते हैं मुद्रा स्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रा स्फीति, यानी इन्फ्लेशन बोलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन है जिसकी मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। यानी सबसे ज्यादा अगर महंगाई बढ़ जा रहा है तो सबसे ज्यादा हानि किसको होगा,
तो सबसे ज्यादा जो हानि होगा ना वह होगा आपका देने वाला को हानि होगा। किसको होगा? देने वाला को। लेकिन सबसे ज्यादा अगर फायदा पूछा जाए तो लेनदार के होता है। यानी महंगाई में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? तो लेने वालों को फायदा होता है और देने वालों को घाटा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, तो वही बोले है जो क्या करता है, जो लेता है उसको बोलते हैं ऋणी। क्या बोलते हैं? ऋणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ अपशिष्ट को क्या कहते हैं? यानी मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर, ये दोनों क्या कहलाता है? तो हम इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? यानी मुद्रास्फीति बताइए किसके द्वारा हम लोग रोक सकते हैं? यानी महंगाई को हम लोग रोकने के लिए क्या इसमें कर सकते हैं? तो बजट का बचत कर सकते हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि कर सकते हैं, सरकारी व्यय में कटौती कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? यानी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि इसमें से कौन नहीं है? तो ब्याज दर में कमी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग थोक के मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके द्वारा? यानी भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब प्रत्येक यानी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। देखिए कह रहा है कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो? 0 हो। आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? यानी मुद्रास्फीति को हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर, नियंत्रण कर। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति का माप सबसे अधिक तरल है? यानी सबसे ज्यादा तरल मुद्रा इनमें से कौन है? तो सबसे ज्यादा तरल मुद्रा होता है M1। क्या होता है? M1। पूछता है कि सबसे ज्यादा तरल मुद्रा कौन होता है? तो M1 है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, SSC में पूछा गया था। ठीक है, कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरल मुद्रा कौन होता है? तो M1। फिर कह रहा है कि 35 में किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? यानी कह रहा है कि किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो हम लोग बोलते हैं M3 को बोलते हैं। M3 को क्या बोलते हैं? विस्तृत मुद्रा। आगे कह रहा है कि 36 में कि डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। तो सबसे साधारण रूप जो है ना वह M3 का है। किसका है? M3। आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? यानी मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण क्या होता है? मुद्रास्फीति होता है। आगे कह रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन स्थिति कब होती है? स्टैगफ्लेशन स्थिति कब होती है? तो वह होती है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। गतिरोध और मुद्रास्फीति की। देखिएगा कह रहा है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? बताइए। यानी मुद्रास्फीति भी हो रहा है और बेरोजगार की उच्च दर भी स्थिति हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है किस आधार पर होती है? तो यह होती है थोक मूल्य सूचकांक पर। किस पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर बी पर होती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। यानी आर्थिक विकास जो है वह सामान्यतः युग्मित होता है तो स्फीति के साथ। स्फीति के साथ
फिर कह रहा है कि आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के पराकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो सबसे अगर देखा जाए प्रचलित माप जो है थोक मूल्य सूचकांक होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में अगर सामान्य मूल्य स्तर में अगर निरंतर वृद्धि हो रहा है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। आगे कह रहा है कि किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया गया है। तो यह हो जाएगा आपका रुपयों का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपयों की पूर्ण प्रतिनिधित्व, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है। यानी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी आरबीआई के विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति या आरबीआई के स्वर्ण भंडार और रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीयता, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। कह रहा है कि भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है किससे। तो यह संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ। यानी भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब से प्रारंभ हुआ। तो यह हुआ आपका 1806 से। 1806 से, यानी भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब से प्रारंभ हुआ। 1806 से। 1806 से। आगे कह रहा है कि भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। यानी भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो है वह किस पर खर्च होता है। तो वह होता है आपका पेट्रोलियम के आयात पर। पेट्रोलियम के आयात पर। अगला कह रहा है कि काली मुद्रा, कह रहा है कि काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है। यानी काली मुद्रा जो है ना क्या होता है। देखिएगा, काली मुद्रा जो है ना वह होता है आपका, वह देखिएगा कह रहा है कि यह वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी मुद्रा जिस पर टैक्स नहीं लगता है उसे हम लोग बोलते हैं काला मुद्रा या काली मुद्रा बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है, यानी इस पर कर नहीं लगाया गया है। और अगर अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अन्य मुद्राओं की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। यानी अन्य मुद्राओं की तुलना में जो है ना तो विदेश के मुद्रा को घटाना ही क्या कहलाता है। अवमूल्यन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि अवमूल्यन जो है ना, अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाती है। बिल्कुल सही है। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। ये भी सही है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है। यानी अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है। तो अवमूल्यन का उद्देश्य जो होता है तो निर्यात को प्रोत्साहित करना। निर्यात को प्रोत्साहित करना। कह रहा है कि आगे देखिएगा, भुगतान संतुलन में विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन के फल स्वरूप क्या होता है। यानी मुद्रा के अवमूल्यन के फल स्वरूप क्या होता है। तो मुद्रा के अवमूल्यन के फल स्वरूप जो है निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानापति का प्रसार, रूप में से सभी। पर कि अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो 3 बार। यानी भारतीय रुपये का अवमूल्यन जो है अब तक कितनी बार किया जा चुका है। तो हम लोग 4 बार कर चुके हैं। ठीक है। यानी अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो 4 बार किया जा चुका है। कितना बार। 4 बार। एक मिनट रुकिएगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है। देखिएगा, कह रहा है कि अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो 3 बार। राइट आंसर होगा 3 बार। आगे देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था। यानी भारतीय
रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? तो 1949 में। ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर कह रहा है कि भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? यानी अंतिम बार जो है अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? यानी 2 चरणों में अवमूल्यन कब किया गया? तो 1991 में किया गया। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों का अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन कितना हुआ था? तो यह हुआ था 20%। कितना हुआ था? 20%। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? वित्तीय वर्ष पूछ रहा है तो 1991-92। अगला कह रहा है कि भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीयता बनाया गया कब? यानी भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन बनाया गया तो यह बनाया गया आपका 1993-94 के केंद्रीय बजट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रुपयों को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो इसको घोषित किया गया आपका 19 अगस्त 1994। 19 अगस्त 1994। अगला कह रहा है 63 नंबर कि वर्तमान में भारत में रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किस पर? तो भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। चालू खाते पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आप लोग जानते हैं कि आरबीआई है। कौन है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? वही है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? तो 1935 में मिला। ठीक है। यानी भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला? तो 1935 को मिला। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर 1949 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? यानी केंद्रीय बैंक का इसमें से काम क्या है? तो रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना, सरकार को बैंक सुविधाएं देना, इन उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? यानी केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? तो यह जनता से जमा स्वीकार करता है, यह काम नहीं है। लेकिन केंद्रीय बैंक का काम क्या है? तो यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, यह देश की मुद्रा जारी करता है, ये सब है। आगे कह रहा है कि मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या होता है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या होता है? तो करेंसी नोट जारी करना। करेंसी नोट जारी करना। आगे कह रहा है कि भारत में कौन सा बैंक नोट छापता है? यानी भारत में कौन सा जो है बैंक जो है नोट को छापता है? देखिएगा, अगर नोट छापने के बाद कहा जाए तो नोट छापता है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सिक्का कह दे तो कौन छापता है? वित्त सचिव। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है? तो वह होता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? यानी कागजी मुद्रा कह रहा है तो रिजर्व बैंक के है। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपया के सिक्के तथा नोट को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? अभी बोले है तो इसको हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक को बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। कह रहा है कि भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार, यानी 1 रुपया के सिक्का को छोड़कर तथा नोट को छोड़कर, यानी 1 रुपया के सिक्का और 1 रुपया के नोट जो है उसको छोड़कर बाकी जितना रुपया है वह सब छापता है कौन? आरबीआई छापता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? आ गया यहाँ पर
यानी भारत में सिक्का जो है तो उसको जारी कौन करता है, तो सिक्का जारी करता है आपका वित्त मंत्रालय। कौन करता है, वित्त मंत्रालय। जो अभी कौन है वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमन। भारत में कह रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों में कौन सा बैंक संपादित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है, तो भारत सरकार का मुख्य बैंकर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बैंकों में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। कह रहा है कि निम्न में से किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई में खाता नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि आरबीआई जो है वह बैंकों का बैंक है, वह सभी को क्या करता है, ऋण देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है, भारत में मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू भी की जाती है, तो यह की जाती है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा। अगला कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य इसमें से क्या नहीं है, तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना यह भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, लेकिन क्या क्या है, तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कर नीचे दिए गए सही कूट पर क्या करना है, तो चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर 1, 2, 4। तो एक में कह रहा है कि यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है, यानी कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है, तो अप्रैल से मार्च तक, अप्रैल से मार्च तक, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी आरबीआई जो है ना अपना लेखा जोखा मांगती है अप्रैल से लेकर मार्च तक। आगे कह रहा है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए, बताइए। यानी कह रहा है कि जो आरबीआई है, तो आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितना मूल्य का सोना रहना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 115 करोड़ का सोना उसमें रहना चाहिए आरबीआई के पास। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करता है तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है, तो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाला बैंक जो है आरबीआई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सरकारी बॉन्डों का, सरकारी बॉन्ड का। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपया के नोट पर वह होता है हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के सचिव का। 10 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 10 रुपया के नोट पर जो है वह होता है आपका गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक का। कह रहा है कि भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 50 रुपया के नोट पर होता है आरबीआई के गवर्नर पर। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है, तो 15 गो भाषा होता है। कितना भाषा होता है, 15 गो भाषा होता है, ठीक है। आगे कह रहे कि हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है, यानी 50 रुपये के नोट पर किसका रूपांकन होता है, तो हम्पी का पत्थर से बना रथ, हम्पी से बना पत्थर का रथ। रानी का बाव की आकृति कितना रुपए के नोट पर होता है, तो 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव की आकृति। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जा रहे 100 रुपया के नए नोट निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल का चित्र प्रकाशित किया है, तो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, रानी की वाव, ठीक है, वाटन, गुजरात। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो भारत में नोट जारी करने की प्रणाली जो है वह है आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग कहाँ छपता है, यानी मध्य प्रदेश में करेंसी यानी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग जो देखा जाए तो आपका देवास में है। कहाँ है, देवास में है। भारत में 20 रुपये एवं
इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई कहाँ की जाती है, यानी 20 रुपया और एक से ऊपर नोट जो है वह कहाँ छपता है, तो वह सब छपता है आपका करेंसी नोट प्रेस देवास जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, यानी भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग जो कौन नहीं है, तो आरबीआई, ये भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग कौन नहीं है, आरबीआई। और कौन कौन है, तो एलडीबीआई, आईसीआईसीआई, यूटीआई। अगला कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक भाषाएं किस राज्य में है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नया नाम क्या था, तो एसबीआई का नया नाम जो था वह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ कह रहा है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1921 में किया गया था, यानी इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है कब किया गया था, 1921 में किया गया था। आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब किया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो 1955 में किया गया। आगे कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है, यानी सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक अगर देखा जाए तो भारत का एसबीआई है। कौन है, एसबीआई, एसबीआई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो एसबीआई का मुख्यालय जो है वह मुंबई में है। आगे देखते हैं, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पक्ति है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है, तो चमकता हुआ सितारा जो है ना, तो वह प्रतीक है आपका बैंक ऑफ इंडिया का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, इसमें से कह रहा है कि कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो भारतीय स्टेट बैंक। कह रहा है कि कैना फीना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुपंगी संस्था है, कैना फीना, तो वह है आपका केनरा बैंक का। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें दिए गए कूटे का उपयोग करके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर, यानी सबसे पहले जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण हुआ, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना हुआ, उसके बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण हुआ और लास्ट में हुआ नाबार्ड की स्थापना। आगे देखिए, फिर करें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। अब देखिएगा बी में क्या कह रहा है, 1 के 3, यानी इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुआ, 1865 में। बी के 4, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ 1894 में। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुआ 1881 में। वो अलियांस बैंक ऑफ शिमला का स्थापना हुआ 1874 में। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं है, यानी भारतीय बैंक का अधिकतम शाखा कहाँ है, तो सिटी बैंक। कौन है, सिटी बैंक। सॉरी एक जगह पूछ रहे हैं हम, दूसरे क्वेश्चन पढ़ दिए। कह रहे कि भारतीय बैंक की कहाँ अधिकतम शाखाएं है, तो भारतीय बैंक की अधिकतम शाखाएं जो है यूके में है। कहाँ है, यूके में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है, यानी भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है, तो वह आपका स्टैंड चार्टर्ड बैंक का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है, यानी भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है, तो भूमि विकास बैंक का कार्य जो है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है, यानी देश में तैरता हुआ पहला बैंक जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है कोच्चि में। कहाँ किया गया है, कोच्चि में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण बैंक के लिए, कह रहा है कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड बैंक एक क्या है, तो नाबार्ड बैंक एक क्या है, तो वह एक बैंक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ, तो नाबार्ड की स्थापना जो है वह हुआ आपका नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, क्या है, तो नाबार्ड की स्थापना किया था 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई
82 को नाबार्ड के स्थापना किया गया। कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर। कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। नाबार्ड संबंधित है किससे? तो नाबार्ड जो है वह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। भारत में कह रहा है कि देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? यानी देश में कुल कितने क्षेत्रीय बैंक जो अभी काम कर रहा है? तो ऑप्शन में जाएगा ए, 28 गो में। कितना में? 28 गो में। भारत में किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए, सिक्किम और गोवा में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अगला कह रहा है 125 नंबर कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ना वह राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रायोजित होते हैं। अगला कह रहा है कि 26 नंबर 126 की प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया 1975 में किया गया। कह रहा है कि केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना नहीं किया गया? कह रहा है कि केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1987। 128 में कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पुनः निर्माण की स्थापना जो है 1985 में किया गया था, पुनः निर्माण बैंक की स्थापना। नर्सिंग समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? कह रहा है कि नर्सिंग समिति ने बैंकिंग ढांचों को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? तो ऑप्शन में जाएगा सी, 4। आगे कह रहा है कि वित्तीय सुधार पर नर्सिंग समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, खुसरो समिति। अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये रहा लगभग यानी मुद्रा और बैंकिंग से 132 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग लगभग 132 को क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव देख लिए, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।